पहला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति ने तैयार किया था? नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति ने तैयार किया? आंसर है तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति। भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4 है, भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर जो 4 है वो कहां से कहां तक चलता है? अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर चलता है अनुच्छेद नंबर 51 तक। भाग नंबर 4 चलता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें नीति निर्देशक तत्व है। आसान सा सवाल आप मुझे बताओ कि भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है इनको किस देश के संविधान से अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से इनको अपनाया, आयरलैंड के। इनके बारे में एक व्यक्ति ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिन्हें बैंक की सुविधा के अनुसार भुनाया जा सकता है। किसने कहा था? केटी साहा ने। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? केटी साहा। आप मुझे बताओ कि भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व है और भाग नंबर जो 3 है उसमें है मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार और भाग 3 चलता है अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक। आपको यह बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में अंतर यह है कि नीति निर्देशक तत्व के प्रति हम बाध्य नहीं हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रति बाध्य है, यानी राज्य है या व्यक्ति इनके प्रति बाध्य है। कैसे बाध्य है का मतलब यह है कि जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार बनाए जाने थे, मौलिक अधिकार क्या हैं? जहां कहीं भी मौलिक शब्द यूज हो जाता है ना, तो मौलिक का मतलब यह होता है कि कम से कम उतना जितने की आवश्यकता है उतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, मौलिक का मतलब हो गया। और अधिकार अर्थात कम से कम उतना जितने की आवश्यकता है, ऐसा अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार बहुत सारे थे ऐसे तो, जो कुछ जरूरी थे कुछ ना जरूरी थे, लेकिन दिए जाने थे। अब क्या था, जैसे आप एक आसान सी बात आप मुझे बताओ कि जो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार वो बहुत जरूरी है या नहीं? वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन और अगर देखो एक और बात को देखो जरा, जैसे कि रोजगार उस समय में इतना जरूरी नहीं था क्योंकि देश की स्थिति ऐसी नहीं थी जब भारत आजाद हुआ था, जब संविधान बने थे। आज जरूरी बन गया है। लेकिन क्या रोजगार को मौलिक अधिकार अब बना सकती है सरकारें? क्या सरकार की इतनी क्षमता है कि भारत की सारी जनसंख्या को रोजगार दे सके? नहीं दे सकती है। तो ये कहा गया कि वही जो मौलिक अधिकार है वो 2 प्रकार के हैं। ये जो भाग नंबर 4 है ना, ये भी एक प्रकार के मौलिक अधिकार ही हैं, लेकिन जो भाग नंबर 3 है वो तो है बहुत ज्यादा जरूरी, जिनसे व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, जो प्रदान किए ही किए जाने हैं। इनका निलंबन तो हो सकता है, निलंबन मतलब सस्पेंड, मतलब कुछ समय के लिए तो रोका जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो रोका जाएगा, मजबूरी है। उसमें भी सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। और ये वाला जो भाग नंबर 4 है नीति निर्देशक तत्व, ये छोड़ दिया गया राज्यों पर। राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब ये है कि जिसका अपना कोई नियम कानून हो। केंद्र की सरकार है वो अपने आप में एक राज्य है। कोई एक संस्था है जैसे LIC, वो भी अपने आप में एक राज्य है। जिसका अपना नियम रूल हो वो एक राज्य है। तो उस पर छोड़ दिया गया कि बस में है तो लागू करे और बस में नहीं है राज्यों के तो लागू ना करे। जैसे बात को समझिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 44 है, क्या कहता है 44? अनुच्छेद नंबर 44, अनुच्छेद नंबर 44 कहता है कि भारत में एक समान सिविल संहिता, एक समान नागरिक संहिता। इस शब्द को समझ करके सारी बातें हमारे समझ आ जाएंगी कि एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता समान सिविल संहिता
पहले तो ये मामला समझो, इसको समान मतलब इक्वल। संहिता के बारे में समझिए, संहिता क्या होता है। संहिता का मीन्स होता है पुस्तक, अर्थात नियमों की एक पुस्तक, संहिता। जैसे जय संहिता, भाई महाभारत का पहला नाम क्या था? जय संहिता, अर्थात युद्धों की पुस्तक, उसका पहला नाम था संहिता मतलब पुस्तक। जैसे भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, वो भी एक पुस्तक है। सीआरपीसी, क्राइम प्रोसीजर कोड, वो भी एक संहिता, वो भी एक, उसमें भी नियम रूल लिखे हुए हैं। तो संहिता का मतलब आपको समझ आया कि एक पुस्तक, और जब संविधान में उसका नाम हो जाता है तो उसका मतलब है कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें नियम हो, जिसमें रूल हो, जिसमें दंड के प्रावधान हो, ऐसी पुस्तक। अब सिविल को समझिएगा कि सिविल का मतलब क्या होता है। सिविल का मतलब होता है कि जैसे भारत में जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेशन न्यायालय और एक होता है सत्र न्यायालय। जो न्यायालय होता है दंड, सीधी सी भाषा में आप समझो, जो दंड देने वाले एक न्यायालय का कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई है, मारपीट होने के बाद एक व्यक्ति पिटने के पश्चात थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया है, तो वो मामला कैसा मामला है? वो मामला है फौजदारी मामला, वो मामला फौजदारी मामला है। लड़ाई झगड़े का मामला किस में आता है? फौजदारी मामले में आता है, और वो दंड न्यायालय में उसकी कार्यवाही होगी। कौन से न्यायालय में? दंड न्यायालय में। लेकिन दंड न्यायालय तो हो गया, दंडाधिकारी उसको कहते हैं, उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं जो उसमें बैठता है। लेकिन अगर माना जैसे ही मैं सुबह के समय खेत में घूमने के लिए गया तो मुझे पता चला कि कल मेरे पड़ोसी ने गेहूं बोई और गेहूं की बुआई करते समय जुताई हो रही थी, तो जो डोला था वो डोला काट दिया। मैं उससे जाकर के लड़ा नहीं, मैं सीधा थाने गया और अब मैं रिपोर्ट लिखाता हूं कि जो डोला जहां था वहीं बंधवा दिया जाए। क्या मैं कह रहा हूं कि उसने डोला काटा उसको सजा दो? नहीं, तो इसका मतलब मामला फौजदारी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जहां था डोला वहां डोला होना चाहिए, बस जो न्याय दिया जाए। तो उसको कहेंगे न्यायालय, उसको कहेंगे सिविल न्यायालय। उसको कैसा न्यायालय कहा जाएगा? सिविल न्यायालय कहा जाएगा। जब दंड दिए जाए, दंड देने वाली बात आएगी तो वहां मजिस्ट्रेट सामने आएगा, यानी दंडाधिकारी बैठेगा, और यहां बैठेगा न्यायाधीश होते, बल्कि न्यायमूर्ति कह देते हैं इसको। तो सिविल न्यायालय, आपको सिविल मामले आपको समझ आ गया, आपको संहिता शब्द समझ आ गया, आपको सिविल शब्द समझ आ गया, इक्वल तो आप समझते हैं, सिविल को आप समझो। और जैसे अब आते हैं इस वाली बात पर, जैसे भारत में और बहुत सारे मामले हैं जो सिविल के अंतर्गत आते हैं, जैसे विवाह, विवाह का मामला, जैसे तलाक, जैसे इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं विवाह विच्छेद लिखे हैं। विवाह मतलब तो वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, विवाह विच्छेद। जैसे वसीयत, जैसे वसीयत। आप बताओ ये सारे के सारे जो मामले हैं, ये सारे मामले ये कैसे मामले हैं? ये सिविल मामले हैं। ये भारत में कैसे मामले हैं? ये सिविल मामले हैं, सिविल मामले। भाई कैसे हैं सिविल मामले? बात सुनिएगा, अगर कानूनी तरीके से कोर्ट मैरिज कराई जाती है, कानूनी तरीके से कोर्ट मैरिज कराई जाती है, और लड़का और लड़की इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो विवाह उनके तरीके से कराया जाएगा। और लड़का और लड़की हिंदू धर्म से आते हैं तो विवाह उनके तरीके से कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि मुस्लिम विवाह करने की कानून अलग है, अर्थात वो हो गई मुस्लिम विवाह संहिता, और जो हिंदुओं का है वो हिंदू विवाह संहिता, अलग अलग हो गए कानून। उसी प्रकार से विवाह विच्छेद दोनों को अलग कराना हो तो उनका अलग तरीका, इनका अलग तरीका, उनके लिए भी कानून बनाओ, उनकी पुस्तक है। उसी प्रकार से वसीयत, वसीयत का मामला हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग। मुस्लिमों का कानून, मुस्लिम जो वसीयत कानून है, मुस्लिम वसीयत संहिता, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो एक महिला है वो गर्भवती है और उस महिला के पति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो संपत्ति उस गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु को जाएगी या नहीं जाएगी, ये बात तय उस शिशु का दादा करेगा।
इसका निर्धारण कौन करेगा? दादा करेगा। ये इस्लामिक कानून है, ये इस्लामिक संहिता का कानून है, वसीयत कानून है। हिंदू कानून क्या कहता है? हिंदू कानून ये कहता है कि यदि गर्भवती स्त्री के पति की मृत्यु हो गई और शिशु की उत्पत्ति होती है, चाहे बेटी हो क्या बेटा हो, संपत्ति उसको जाम जाएगी ही जाएगी। ये कहता है, इसका मतलब अलग अलग कानून है, एक समान से। अब समझिएगा जरा क्या कहता है फिर अनुच्छेद, जब अलग अलग कानून है सबके, तो अनुच्छेद नंबर जो 44 है, अनुच्छेद नंबर 44 तो यह कहता है कि राज्यों में एक समान सिविल संहिता, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है ना, राज्यों में एक समान सिविल संहिता लागू होगी। अब आप बताओ जरा कि क्या भारत में एक समान सिविल संहिता लागू है? नहीं, सबके अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जो भाग नंबर 4 है वो केटी शाह ने ऐसा कहा कि ये नीति निश्चित तत्व ऐसा चेक है जिन्हें बैंक की सुविधा के अनुसार बनाया जा सकता है। यदि राज्य के बस में है ऐसा कर सके तो लागू करे, नहीं तो ना करे। भाई भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें सिविल संहिता लागू है अभी तक, वो कौन सा है? गोवा राज्य। तो आपने पढ़ रखा है। गोवा में क्यों है? क्योंकि वो इस लायक हो गया। कैसे? जैसे गोवा राज्य में ज्यादातर ईसाई लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर होते हैं, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते वो लोग। चाहे हिंदू तरीके से करा दो, इस्लामिक तरीके से करा दो, विवाह होना चाहिए उनका, मतलब तो है कि नहीं। जनसंख्या छोटी, दूसरा कारण क्षेत्रफल भी छोटा ही है गोवा का, साक्षर है, जनसंख्या कम है, आडंबर को नहीं मानते, ज्यादातर एक धर्म को मानने वाले हैं। तो इसीलिए वहां कैसे वो कानून ला दो, वो कैसे है, वो तो मान ही लेंगे, लागू हो जाएगा। इस राज्य छोटा है, एक से मानने वाले हैं, सब चल जाएगा। तो भारत का अभी तक एक ही मात्र राज्य है जिस राज्य ने एक समान सिविल संहिता को लागू किया है, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या सहमत है तो राज्य ने कर दिया लागू। यही तो कह रही है केटीसी के बस में है तो करे, ऐसा चेक है जैसे जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार बनाया जा सके। आप समझो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये वाला कानून लागू हो सकता है वर्तमान में, एक समान सिविल संहिता? नहीं हो सकती। अलग अलग धर्म के लोग हैं, इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो नहीं हो सकती, वर्तमान में नहीं हो सकती। क्या 700-800 साल बाद भी नहीं हो सकती? हो सकती है। जरा कितनी चेंजिंग आएंगी फिर तो। हो सकता है कि धर्म का नाम और निशानी मिट जाए, धर्म को मानना ही बंद कर दे लोग, सब एक जैसे रूल पर आ जाए, सब हो सकता है इस समय में, तो लागू हो सकती है ये। लेकिन क्या यही बात तो कही गई है कि जब लायक हो जाए तब। अगर क्या पूरे भारत में एक समान संहिता लागू हो सकती है? अभी नहीं हो सकती, 1000 साल बाद हो सकती है, हो सकती है भाई। तो ये है एक समान सिविल संहिता। और किस अनुच्छेद में है एक समान संहिता का प्रावधान? अनुच्छेद नंबर 44 में है। और ये अनुच्छेद नंबर जो 44 है, इसमें एकमात्र अभी तक राज्य है जिस राज्य ने ये सिविल संहिता लागू किया, वो राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। कब मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस? कब मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। आपको याद हो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। याद है बातें? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को। अच्छा और भी बताओ, जो नीति निदेशक तत्व हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्टों के बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर जो 36 है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि ये किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात अब कोई कहे, जैसे अनुच्छेद नंबर 43 है भाई नीति निदेशक तत्व का, इसको देख लें। जो आर्टिकल नंबर 43 है, आर्टिकल 43 क्या कहता है कि राज्य रोजगार उपलब्ध कराएगा। रोजगार, अब बताओ रोजगार संबंधी प्रावधान है इसके अंतर्गत। क्या कराएगा ही कराएगा? नहीं, बस में है तो कराए, ना है बस में तो ना कराए, है यही तो बात है, नीति तत्वों में लिखा हुआ है। और एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत में नरेगा की शुरुआत किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई या किस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए की गई, तो आंसर क्या लगा दोगे? अनुच्छेद नंबर 43। या नहीं भाई, नरेगा की शुरुआत रोजगार इस उद्देश्य से की गई तो नरेगा। और अनुच्छेद नंबर 44 के बाद अनुच्छेद नंबर 45 भी पूछता है एग्जामिनर, अनुच्छेद नंबर 45 भी पूछता है। 45 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर जो 45 है उसमें लिखा हुआ है वर्तमान में कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य, कि
जिम्मेदारी निभाएगी सरकार। राज्य मतलब, राज्य का मतलब स्टेट तो नहीं है ना, स्टेट नहीं है, ये बात तो आपको समझनी है। ये समझाए कि राज्य क्या है। देखो मेरी बात को समझिएगा आप। अनुच्छेद नंबर 36 मैंने आपको बता दिया, 36 मैंने बता दिया कि इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य की, और इसमें 37 में क्या है कि ये वाद योग्य नहीं है, किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे। तो अनुच्छेद नंबर 2 ये है, अनुच्छेद नंबर 2 45 है। इस 45 में पहले क्या लिखा हुआ था? 45 अनुच्छेद में पहले ये बात लिखी हुई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाई प्रयास ही तो है, ये प्रयास ही तो है, बस में है तो करो लागू, नहीं है तो छोड़ो फिर बड़े को। तो ये था। लेकिन क्या हुआ आपको याद हो, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय में क्या भारत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सबको शिक्षा की जिम्मेदारी ले सकता कि हम पढ़ाएंगे, फीस भी हम देंगे बच्चों की, पहनने के लिए वस्त्र, सारी जिम्मेदारियां, कॉपी किताब हम देंगे? क्या निभा सकता था ये जिम्मेदारी? नहीं निभा सकता था। जब भारत का संविधान बना, लागू हुआ, तब नहीं निभा सकता था। तो ये क्या था? ये नीति तत्वों की बस की है तो निभाए, ना है तो ना निभाए। लेकिन आप याद करो आप कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002, भारत इस लायक बन गया कि अब हम 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, हम इस लायक हो गए। अब तो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद आपको याद हो कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद में लिखा गया था? अनुच्छेद नंबर 21 के फर्स्ट में लिखा गया कि शिक्षा का अधिकार अब कैसा अधिकार होगा? मौलिक अधिकार होगा। याद है ना? 86वां संशोधन वर्ष 2002। और भी याद होगा आपको कि भारतीय संविधान में ना पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर, 42वां संशोधन 1976 में। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। एक पिता या अभिभावक का कर्तव्य कि अपने बच्चे को विद्यालय भेजे। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वाला, ये कई जगह किया गया ये संशोधन। कैसे? फिर अब बताओ, जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, यहां रख दिया गया, अब तो जरूरी है, तो क्या यहां कोई महत्व रह गया? यहां क्या लिखा हुआ था? यहां लिखा हुआ था प्रयास करे। अब प्रयास क्या करे? अनिवार्य बना दिया हुआ, तो यहाँ कोई महत्व रह गया? नहीं। तो यहाँ क्या लिखा गया? फिर यहाँ लिखा गया कि भाई 0 से अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का तो बन गया शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार। अब लेकिन अब जो 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को निभाए, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी सरकार, राज्य है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं है ना। तो ये लिखा गया अब इसके अंदर। तो बात को समझो, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन था, एक तो उसमें अनुच्छेद नंबर 45 में संशोधन किया गया ना, अनुच्छेद नंबर इसमें संशोधन किया गया 21 में, यह मौलिक अधिकार बनाया गया। और एक संशोधन और किया गया, कौन सा? अनुच्छेद नंबर 51 के फर्स्ट में, जहां 10 मौलिक कर्तव्य थे, कितने हो गए? वहां 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे, वहां 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। और बताओ, अनुच्छेद नंबर 45 हमारा हो गया है क्लियर। और बता दो अनुच्छेद नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 48 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करे राज्य, राज्य स्टेट नहीं, राज्य है ना। तो अब आप बताओ, इसके लिए केंद्र की सरकार वन्य जीव आरक्षण क्षेत्र घोषित करती है, हाँ, नेशनल पार्क घोषित करती है, हाँ, वन संरक्षण अधिनियम बना, बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, मोर संरक्षण, ये परियोजनाएं लाई गई हैं भारत में, तो इसी के अंतर्गत तो लाई गई। और क्या है कि और भी कुछ जीवों को अनुच्छेद नंबर 48 के अंतर्गत ही योगी जी ने गाय हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया ना, गाय हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पर्यावरण का संरक्षण और पूछता है किस अनुच्छेद में है पर्यावरण का संरक्षण? अनुच्छेद नंबर 48 के अंतर्गत। आगे अनुच्छेद नंबर 49, अनुच्छेद नंबर 49 में लिखा हुआ है कि स्मारकों का संरक्षण। स्मारक क्या होते हैं? धरोहर, जैसे ताजमहल है, जैसे आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी का किला, ये जो प्राचीन स्मारक हैं उनका संरक्षण करेगा राज्य है।
अनुच्छेद नंबर 49 के अंतर्गत ये बात कही गई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 50 है उसको भी समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 50, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में ये वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में नहीं जा सकते। 38 को और समझ लो जरा, 38 में क्या क्या लिखा हुआ है। 38 में लिखा हुआ है कि भाई समान कार्य के लिए एक समान वेतन, ये बाद में जोड़ा गया, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एक ही सब्जेक्ट, माना फिजिक्स सब्जेक्ट है, इंटर क्लास को मास्टरनी पढ़ा रही है, मास्टर भी पढ़ा रहा है, तो मास्टरनी का सैलरी इस ये सोच करके कम नहीं किया जाएगा उसका वेतन कि वो मास्टरनी है। हाँ, तब कम किया जा सकता है कि एक मास्टर है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है और मास्टरनी वो ज्योग्राफी पढ़ा रही है, दोनों इंटर को के पढ़ा रहे हैं, तब तो कम किया जा सकता है। क्यों भाई? वैल्यू अलग अलग है दोनों सब्जेक्टों की, तब कम किया जा सकता है। लेकिन मास्टर भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, मास्टर नहीं पढ़ा रही है, तो वेतन कैसा दिया जाएगा? बराबर दिया जाएगा। एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा, ये कहता है। और भी कहता है आर्टिकल नंबर 39 कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा, इसमें कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा को दर्शाया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता या निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत पूछता है, इसको पिछले दिनों चर्चा की थी, आज ज्यादा चर्चा इसकी नहीं बढ़ाएंगे। आर्टिकल नंबर 43 मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, नरेगा की शुरुआत, रोजगार के प्रावधान इसके अंतर्गत है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 44 मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बताओ क्या है 44 में? एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास, लेकिन एकमात्र राज्य गोवा में अभी लागू है। आर्टिकल नंबर 45 अभी समझाया इसको बहुत अच्छे से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था इसमें पहले थी, लेकिन अब 0 से 6 कर दिया गया है। आगे अनुच्छेद नंबर 48 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 48 में पर्यावरण का संरक्षण, और 49 में क्या है? स्मारकों का संरक्षण। 50 को भी समझिएगा। 50 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 50 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक रहेंगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक रहेंगी। पृथक रहेंगी का मतलब ये है, देखो कोई भी एक जो मीनार है ना, वो 4 पोल पर खड़ा होता है, कोई एक भवन कम से कम तो अच्छे से। भारत में भी यही है कि भारत का पूरी शासन व्यवस्था चलती है 4 पोल पर। ये 4 पोल कौन कौन से हैं? एक तो है विधायिका, एक है न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। विधायिका यानी विधायपालिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, और चौथी है 4th स्टेट पत्रकारिता। बात को समझिएगा। जो एक तो वो संविधान था जिसको भारत के संविधान निर्माता बनाकर चले गए, 22 भाग 395 अनुच्छेद वो संविधान बनाकर चले गए। लेकिन उसके बाद और भी तो बहुत सारे कानून बने हैं भारत में, जैसे भाई बाघ संरक्षण कानून बनना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून बना, पर्यावरण संरक्षण, हाथी संरक्षण, बाघ संरक्षण, वन संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये दुनिया भर के कानून बनते चले गए। बने कि नहीं बने? जितने सारे कानून बने, इनको किसने बनाया? इसको बनाया संसद ने। किसने बनाया इसको? संसद ने बनाया। और जब संसद कानून बना रही होती है, जो कानून को बनाता है उसको कहते हैं विधायिका। उसको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, विधायिका, विधायिका। उसके बाद दूसरा समझिएगा, दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है कि जब विधायिका ने कानून बना दिया और उसको जो लागू कराएगा अब वो होता है कार्यपालिका, वो होता है कार्यपालिका। भाई विधायिका ने तो कानून बना दिया कि हाथी की हत्या करना अपराध है, अब हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत उसका अध्यक्ष होगा, उसके सदस्य होंगे, पुलिस कर्मचारी लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे, पूरी टीम होगी उस कानून को लागू करवाने के लिए, या नहीं? तो वो जो टीम है पूरी, वो क्या है? वो कार्यपालिका है। हो सकता है कि कार्यपालिका के ही सदस्य विधायिका के भी सदस्य हों, कुछ हो सकता है वो तो। भाई एक बात बताओ कि जैसे जल संसाधन बोर्ड है, जल संसाधन बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका है वो तो। जल को स्वच्छ रखना, सुविधाएं उपलब्ध कराना जल की कार्यपालिका का कार्य है, तो प्रधानमंत्री यहाँ कार्यपालिका का सदस्य है। लेकिन जब ये कानून क्या बन रहा था तब प्रधानमंत्री संसद में नहीं बैठा था, वही तो लोकसभा के सदस्य के रूप में बैठा था, तब वो विधायिका का सदस्य तो हो सकता है।
लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, सदस्य नहीं समझा रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं कार्य क्या क्या होते हैं। विधायिका या विधायपालिका का कार्य आपको पता चल गया, कार्यपालिका का कार्य आपको पता चल गया। तीसरा समझिएगा, तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो कानून विधायिका ने बनाया, जिस कानून को कार्यपालिका ने लागू कराया और कोई उस कानून को नहीं मानता है तो उसको अब सजा दी जाएगी, सजा देगी न्यायपालिका या नहीं। अभी भारत की सरकार ने यह कह दिया कि वनों को काटना अपराध है, वनों में आग लगाना अपराध है, सरकारी वस्तु को हानि पहुंचाना अपराध है। कानून है ये, विधायपालिका ने बनाया, लागू कौन करा रहा है, कार्यपालिका। अभी हमारे खेत में शीशों का पेड़ खड़ा है, शीशम का, बहुत पुराना पेड़ है और हमने सोचा कि अब ये पुराना हो गया, अब इसको बेच दो, छोटी लकड़ियां यूज कर लेंगे, महंगी महंगी बेच देंगे। उसको काटने के लिए हम पहुंच गए, किसी ने सूचना दे दी, पुलिस कर्मचारी वहां पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई वहां। पुलिस किसका हिस्सा है, विधायिका का या कार्यपालिका का, कार्यपालिका का, कार्यपालिका का। अब एक बात बताओ आप, क्या मैंने उस पेड़ को काट दिया और पुलिस वहां पहुंच गई, क्या पुलिस मुझे सजा देगी? नहीं देगी। मुझे जो सजा देगा वो देगा न्यायपालिका, वो देगा न्यायालय, मुझे सजा देगा। तो ये कार्यपालिका का कार्य तो केवल इतना है कि ये कार्यपालिका मुझे पकड़ेगी और वहां ले जाकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी, वहां बहस होगी, हुज्जत होगी, वकील आएंगे वहां कि हाँ मैंने पेड़ काटा है और ये कानून है, अपराध है तो है, कितनी सजा है वो सब कौन जाने, वो न्यायपालिका जाने। तो न्यायपालिका देती है। चौथा होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या भाई, जो विधायिका ने कानून बनाया, विधायिका ने कानून बनाया, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कृषि बिल बनाया था, कृषि बिल बनाया, कल उसको वापस लेने की घोषणा कर दी। अभी हुआ नहीं बल्कि घोषणा की गई। आप मुझे बताओ, बनाया किसने, विधायपालिका ने, और उसको वापस लेने की घोषणा कर दी। तो क्या विधायपालिका के सदस्य मुझसे कहने आए क्या किसको वापस ले रहे हैं? क्या मोदी जी ने कहने आए? नहीं, उन्होंने बात अपने ऑफिस में बैठ करके कही और मुझ तक वो सूचना पहुंचाई पत्रकारिता ने, मीडिया ने पहुंचाया, मीडिया ने। है बताओ, है नहीं है चौथा पोल मजबूत देश को साला चलाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है देश को। यहां क्या क्या व्याप्त बुराइयां हैं, यहां क्या क्या व्याप्त बुराइयां हैं। अभी सामने जो अमरोहा रोड पर पुलिया बनाई गई थी और पुलिया बनाने के पश्चात पुलिया बन गई, लेकिन जो सड़क टूटी वो उसको टूटी फूटी छोड़ करके चले गए। क्या कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई विधायक आएगा उसको देखने के लिए? नहीं। उस तक बात कैसे पहुंचाई जाएगी? वहां बात पहुंचाई जाएगी मीडिया के माध्यम से। या तो जिम्मेदारी को निभाओ कि जब पुलिया बनी है, सड़क टूटी है, उसको जब ही सही करो, या फिर जब वो लोगों को दिक्कत होने लग गई है, पानी भर गया है, लोग इतने इतने पानी में होकर के जा रहे हैं, तो बात किस तक पहुंचेगी? मीडिया के सामने होकर के तो वहां पहुंचेगी। भाई जेएस कॉलेज के सामने पानी भर जाता है, मीडिया ही तो पहुंचाती है ऊपर तक बात कि स्कूलों के सामने ऐसी दशा हो रही है, तो मीडिया जरूरी है। केंद्र सरकार ने जो योजना चालू की, जनता तक पहुंचाएगी मीडिया। यहाँ की समस्याओं को जनता, केंद्र सरकार तक यानी राज्य तक यानी विधायिका तक पहुंचाएगा मीडिया। तो समन्वय बनाने का कार्य कौन कर रहा है? मीडिया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, 4 पोल हो गए हैं। 4th स्टेट किसका घोतक है? पत्रकारिता का। याद रहेगा, पत्रकारिता का घोतक है। अब समझते हैं अनुच्छेद नंबर 50 कि कार्यपालिका और न्यायपालिका रहेंगे अलग। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। बात यह है कि संसद के अंदर बैठकर किस बात पर बहस चल रही है, वो कौन सा कानून ला रहे हैं, क्या बहस चल रही है, न्यायालय उसमें जाकर के झांक कर नहीं देखेगा, अलग रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। ये बातें कही गई हैं, बल्कि वो बातें अलग हैं वहां जाकर के। अनुच्छेद नंबर 226 के आसपास वो बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये समझाना चाह रहे कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होती कैसे है, ये समझाना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन इधर सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है, किस बात पर फैसले ले रहा है, संसद उसकी बात में टांग नहीं अड़ाएगी। दोनों का रास्ता कैसा? अलग अलग, दोनों अलग अलग रहेंगे। कोई किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा। एक जगह कर सकता है न्यायालय, कहां? अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सिग्नेचर मार के हटा देगा, उस कानून को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? सोचो, विचार करो जरा, आप विचार करिएगा।
आप विचार करिए, अभी नार्को टेस्ट पर यह बहस हुई थी, अभी जो कृषि बिल चल रहा था, कृषि बिल पर कितनी बहस होती रही, लोगों ने हंगामे किए, धरना प्रदर्शन हो गया, एक डेढ़ साल चलते चलते सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि लिखा है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका अलग। कब कहता, अगर यहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता, और सुप्रीम कोर्ट चुप देख रहा है कि भाई क्या करें, हमें तो अधिकार नहीं दिया, संसद जैसा करेगी, हम टांग अड़ा नहीं सकते, उसमें कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग है। होता है कि नहीं होता है? ये सब बातें हैं अनुच्छेद नंबर 50 में। अनुच्छेद नंबर जो 51 है, 51 में क्या लिखा है? 51 में वही 51 का आपको फर्स्ट याद रखना है कि 11 मौलिक कर्तव्य इसमें वर्तमान में हो गए हैं। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। ये हो गया हमारे नीति निषेधक तत्व से संबंधित। एक सवाल एग्जामिनर पूछने के पूरे चांस रहते हैं। अच्छा टॉपिक था, बताओ निषेधक तत्व किस देश से अपनाए हैं? आयरलैंड से। किस भाग में है? भाग नंबर 4। कहां से कहां तक चलता है? 36 से लेकर 51 तक चलता है। किस समिति ने तैयार किया था? तेज बहादुर सप्रू समिति ने तैयार किया था। किसने कहा कि ऐसा चेक है जिन्हें बैंक की सुविधा के अनुसार बनाया जा सकता है? केटी शाह। ऐसा कौन कह के गए? केटी शाह ने ऐसा कहा था। एक समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा। किस अनुच्छेद में लिखी है ये वाली बात? अनुच्छेद नंबर 44 में एक समान सिविल संहिता। जय संहिता किसका पहला नाम था? महाभारत का। महाभारत का पहला नाम क्या था? जय संहिता, महाभारत। बताओ जरा किसने की रचना महाभारत की? वेद व्यास। भागवत गीता की रचना भी किसने की? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने। 2 पुस्तकें बताओ। एक पुस्तक तो इंडिका किसने लिखी? इंडिका पुस्तक। और एक अर्थशास्त्र मैगस्थनीज ने लिखी। इंडिका जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को 7 वर्गों में और 23 प्रांतों में बांटा था। वर्ग मतलब जातियां। जातियां जैसे वर्तमान में तो हजारों हैं, उनके कोई संख्या ही नहीं है। और प्रांत मतलब राज्य। कितने प्रांतों में बांटा था? 23। कितने वर्गों में बांटा था? 7। उससे पहले अगर देखें जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? 4। भाई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये 4 वर्गों में उनका समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण का कार्य होता था लोगों को पढ़ाना, क्षत्रियों का कार्य होता था लोगों की रक्षा करना। रक्षा करना, कोई हिंसक जानवर ना आ जाए उनके कबीले में, पशु आपस में लड़ पड़े, कोई पशु खो गया, सारे ढूंढ करके लाना। किनका कार्य? क्षत्रियों का कार्य। वैश्यों का कार्य कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना, पशु पालना, किनका कार्य है? वैश्यों का। और एक था शूद्र। शूद्र का कार्य, शूद्र उसमें सबसे नीची जाति माना जाता था। और जो सबसे छोटे कार्य होते थे, इन तीनों की हेल्प करना, जूते बनाना, बर्तन बनाना, पानी ढोना, ये सब किनका कार्य था? शूद्रों का। और ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था, वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी या फिर जाति पर आधारित थी? वहां वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वंश पर आधारित थी, वंश पर आधारित थी या कर्म पर आधारित थी? वंश पर आधारित थी या कर्म पर आधारित थी? वंश पर। वर्तमान में किस पर आधारित है? आप इस बात को समझो। वर्तमान में कर्म पर आधारित नहीं है, वर्तमान में वंश पर आधारित है। वंश वर्तमान में किस पर आधारित है? वंश पर। कैसे? बात को समझिएगा। बात यह है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, माना कोई किसी के एक नाई है, नाई बाल काटता है, बाल काटता है। अगर वही बाल कोई हिंदू काटने लग जाए तो क्या उसकी जाति चेंज हो जाएगी? जाति किस पर क्या रहेगी? नाई ही रहेगी उसकी। तो क्यों रहेगी नाई? क्योंकि उसका पिता किस वंश से है? नाई वंश से है। जो मतलब बात को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं? यह है कि जैसे मैं हूं, मैं हिंदू धर्म से आता हूं और मैं रोजगार ना मिलने के कारण मैंने बाल काटने शुरू कर दिए, मैंने नाई का व्यवसाय अपना लिया, मैंने नाई का। तो मुझे लोग, क्या मैं जाति से नाई हो जाऊंगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा वंश कैसा है? हिंदू है। तो मेरा पोता परपोता जितने भी वंशज होंगे, चाहे कोई भी व्यवसाय अपनाते फिरे,
लेकिन कहलाएंगे क्या? हिंदू। जो मेरी जाति है, मेरी जाति के नाम से रहना, क्योंकि मेरा वंश किससे जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे करके बातें हैं ये बात है। लेकिन उस समय में क्या होता था? अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा, और शूद्र का कार्य करने लगे तो उसको शूद्र ही कहते थे। आज मैं कोई और व्यवसाय करूं तो मुझको कोई और जाति का मान लेंगे क्या लोग? कम कर्म के आधार पर नहीं, उस समय में कर्म पर आधारित थी। आज किस पर आधारित है? आज वंश पर आधारित है। तो याद रखना है। आप मुझे बताओ कि जो वेद हैं, वेद शब्द में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कितने हैं वेद? 4 वेद हैं। फिर तो 4 वेदों के 4 उपवेद भी रचे गए हैं। 4 वेदों के 4 उपवेदों की रचना भी हुई है। और उनको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो उपवेद है ऋग्वेद का, आयुर्वेद। आयुर्वेद पूछेगा एग्जामिनर कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आंसर लगा देंगे ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का। नेक्स्ट यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। नेक्स्ट सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। और एक है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। कई बार एग्जामिनर ऐसा कार्य करता है कि इनके रचनाकार भी पूछ लेता है कि रचनाकार और बता दो इनके, इन वेदों के। इनके तो अलग अलग हैं, अकेले ऋग्वेद को 73 ऋषियों ने लिखा, इनके रचनाकार बता रहे हैं। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? ऋग्वेदों के उपवेद व उनके रचनाकार। किनके रचनाकार? उपवेदों के रचनाकार। उपवेदों के, जैसे आयुर्वेद, इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हो गए हैं? धन्वंतरी, इसके रचनाकार हैं। और यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। इसके रचनाकार हैं यजुर्वेद के विश्वामित्र। नेक्स्ट सामवेद, नाट्य शास्त्रीय रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। और सामवेद के रचनाकार हैं भरत मुनि, इसके गंधर्ववेद के। इसकी रचना किसने की है? भरत मुनि ने। नेक्स्ट आगे अथर्ववेद और बच रहा है। अथर्ववेद के रचनाकार हैं भाई विश्वकर्मा। अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा। अथर्ववेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा। इनको कैसे कैसे आप याद रखोगे कि 4 वेद हैं और चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। क्यों की गई उपवेदों की रचना? क्योंकि वेदों को अच्छे से समझा जा सके। भाई जो आयुर्वेद, ये तो याद ही रखना, आयुर्वेद धन्वंतरी, चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी। भारत में चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? धन्वंतरी की। और धनुर्वेद विश्वामित्र। यजुर्वेद आयुर्वेद में औषधियों का जिक्र है और धनुर्वेद में जिक्र किया गया है युद्ध कौशल विद्या का। अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने हैं, कौन कौन से अस्त्र होते हैं, किस युद्ध में कैसे अस्त्र शस्त्र काम आएंगे, ये बातें लिखी हुई हैं। सामवेद गीतों से संबंधित है।
गीतों से संबंधित है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र रचना की, है ना, भरत मुनि नाट्य शास्त्र रस वहां से जुड़े थे। और अथर्ववेद में जिक्र किया गया है, अथर्ववेद में जिक्र किया गया है हस्त निर्माण कला का, शिल्प वेद, कुछ नया बनाना, प्रोडक्ट आविष्कार करना, नई नई चीजें, कला। तो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं कंपनी वाले लोग, क्योंकि आविष्कार हुआ था, आविष्कार ना, इनके शुभकामनाएं मिलती हैं। तो ये 4 वेद है और चारों वेदों के 4 उपवेद हो गए। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एक शब्द लिखा है, उस पर आप विचार करेंगे। शब्द है ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर के बारे में आप बताएंगे कि ओपिसोमीटर में क्या मापा जाता है। ओपिसोमीटर में क्या मापा जाता है? 2 बातें आपको याद रखनी है, एक तो है ओपिसोमीटर और एक होता है प्लेनीमीटर। गलत बातें बता रहे हो। ओपिसोमीटर और एक होता है प्लेनीमीटर। ओपिसोमीटर में मापते हैं नक्शों पर दूरी। नक्शों पर दूरी किसमें मापी जाती है? ओपिसोमीटर में। और प्लेनीमीटर में मापते हैं नक्शों पर क्षेत्रफल। प्लेनीमीटर में नक्शों पर क्षेत्रफल और ओपिसोमीटर में नक्शों पर दूरी। आप क्या बता रहे थे? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी वो तो ओडोमीटर में मापते हैं, अभी बता रहे हैं उसको भी। तो ओडोमीटर में मापते हैं गाड़ी, ओडो लिख दिया मैंने, ओडोमीटर में मापते हैं गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी, कि 2000 किलोमीटर चल रही है, 5000 किलोमीटर चल रही है, कुल दूरी किसमें मापते हैं? ऊपर वाले में दूरी, ओपिसोमीटर में दूरी, और नक्शों पर क्षेत्रफल। नक्शों पर दूरी, नक्शों पर क्षेत्रफल। हाँ, आगे और कौन सा होता है? टैकोमीटर। टैकोमीटर को छोड़ो, कौन सा बता रहे थे? प्लेन वाला। अच्छा, वायु बादलों की दिशा में गति मापते हैं उसमें, नेफोमीटर में। नेफोमीटर मापते हैं बादलों की दिशा एवं गति। नेफोमीटर में बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। बादल, जहां नेफो वाली बात आएगी वहां बादल वाली बात आएगी, वहां पे याद रखना है उसको। टैकोमीटर में मापते हैं घूर्णन गति। टैकोमीटर में मापी जाती है घूर्णन गति, कि एक चक्का है वो कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है, उसे मापते हैं। टैकोमीटर के अंदर घूर्णन गति को मापा जाता है। हो गई चर्चा, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट अगला सवाल है, गांधी जी के आंदोलनों को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलनों को किसने राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी? करो विचार जरा, सवाल नोट करो, लिखो। गांधी जी के आंदोलनों को किसने राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 36 से लेकर 43 तक रहा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। और गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। किसने कहा था फूट डालो और राज करो? फूट डालो और राज करो, ऐसा कौन कह के गया था? लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने। वो आपको याद हो कि वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। और 16 कब मनाया गया था बंगाल में शोक दिवस? जल्दी बताओ। 16 अक्टूबर को। 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था बंगाल में? जल्दी बताओ। सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तब मनाया गया था। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, उपनिषदों के बारे में कल मैंने आपको बताया था, नहीं बताया? उपनिषद की चर्चा हुई थी कल? नहीं हुई थी। तो समझिएगा, मैंने वेदों के बारे में बता दिया। ओपिसोमीटर में नक्शों पर दूरी, प्लेनीमीटर में नक्शों पर क्षेत्रफल, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चले गई कुल दूरी, नेफोमीटर बादलों की दिशा एवं गति, और टैकोमीटर में मापते हैं
घूर्णन गति, टैकोमीटर में घूर्णन गति मापते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा फूट डालो और राज करो। लॉर्ड लिनलिथ ने क्या कहा? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। उपनिषदों के बारे में लिख रहे हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण विद्या के समीप बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण विद्या के समीप बैठना। और सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वह है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108। और 108 उपनिषदों में से 13 ऐसे उपनिषद हैं जो उपनिषद प्रमाणिक उपनिषद हैं, प्रसिद्धि पाए हुए। छंदोग्य की विशेषता क्या हो गई कि सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है छंदोग्य उपनिषद को। और आगे पूछेगा कठोपनिषद। कठोपनिषद, इसके 2 सवाल एग्जामिनर ने पूछे हैं कि कौन सा उपनिषद है जिस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन, गौतम बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? तो कठोपनिषद। पहला पॉइंट हो गया गौतम बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है इसका। और दूसरा पॉइंट लोअर 2 में एग्जाम में आया था, लोअर 2 एग्जाम में आया, पिछले दिनों एग्जाम में आया था कि किस उपनिषद में मृत्यु के पश्चात की जानकारियों को जानने का प्रयास किया गया है? कठोपनिषद। आपको मैंने कहानी सुनाई हो कि नचिकेता और यम के बीच संवाद कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच संवाद। नचिकेता और यम, यम मतलब यमराज। नचिकेता और यम के बीच संवाद मिलता है इसमें। नचिकेता एक छोटा बच्चा था, उसके पिता राजा थे, उन्होंने एक बार यज्ञ करवाया। यज्ञ में बहुत बहुत दूर दराज तक के ऋषियों को बुलवाया गया था। नचिकेता बच्चा अपने प्रारंभिक जीवन से ही काफी जिज्ञासु था, वो पूछता रहता था बातें। वो जब हवन कुंड पे बैठे हुए थे, यज्ञ जब चल रहा था, तब भी पंडित जी से पूछ रहा था, पिताजी से पूछा जा रहा था कि पिताजी इन पुष्पों का क्या करोगे, समिधाओं का क्या करोगे, सामग्री का क्या करोगे? पिताजी बताए जा रहे थे कि पुष्प देवताओं को अर्जित करेंगे, समिधा यानी लकड़ियां आम की, इनको हवन सामग्री हवन यज्ञ में छोड़ेंगे। तो बच्चे ने पूछा क्रोधित, तो मतलब पिता से पूछा कि मेरा क्या करोगे, मुझे क्यों वहां बैठाया हुआ है? तो पिताजी ने गुस्से में कह दिया एक बार को कि तुझे देंगे यम को। बच्चा ने तभी से जिद कर ली नचिकेता ने कि मुझे तो यम के पास ही जाना है, मुझे तो यम को ही दो। तो इतनी जिद की कि यमराज को फिर आना पड़ा और नचिकेता को लेकर के गए। और उसके बाद यम और नचिकेता दोनों, ये यम जो है ना, यम घुमा रहे हैं नचिकेता को कि ये नरक है, ये स्वर्ग है, यह मरने के बाद व्यक्तियों को कढ़ा में फ्राई किया जाता है, यहाँ मखमली गद्दे मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो ये सब बातें पता नहीं बनावटी है कैसी है, कहानी कहाँ लिखी हुई है? कठोपनिषद में। 2 तरीके से पूछा था कि नचिकेता और यम के बीच संवाद कहाँ मिलता है? आंसर हो गया कठोपनिषद में। और सवाल तो लोअर 2 में ऐसा आया था कि मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को जानने का प्रयास किस उपनिषद में किया गया है? आंसर कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद की विशेषता यह है कि इस उपनिषद में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास है ना, वो 4 जो आश्रम की व्यवस्थाएं होती थी, उन व्यवस्थाओं का जिक्र कहाँ किया गया है? तो आंसर जाबाल उपनिषद में किया गया है। जाबाल उपनिषद में। एक है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद की विशेषता यह है कि इस मुंडको उपनिषद में एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ? एक एग्जामिनर पूछता है सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आंसर मुंडको उपनिषद से। और एक और पूछता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद इसको भी पूछता है। इसमें है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। इसमें लिखा है सदा सत्य बोलो। और मुंडको उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते इसमें लिया है। जाबाल उपनिषद में चारों प्रकार की आश्रम व्यवस्था, चारों प्रकार की आश्रम व्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया है। और छंदोग्य उपनिषद की विशेषता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद आगे पूछेगा कि फिर सबसे बड़ा कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से पता चलता है कि बृहद, बृहद माने क्या होता है? बड़ा। बृहद मीन्स होता है बड़ा, बृहद मीन्स होता है बड़ा। तैत्तिरीय उपनिषद हो गया। ठीक, रफ करते हैं एक बार। बृहदारण्यक उपनिषद हो गया सबसे बड़ा उपनिषद। बताओ, छंदोग्य उपनिषद की विशेषता सबसे प्राचीन है। कठोपनिषद बुद्ध से प्राचीन है। यम और नचिकेता के बीच संवाद मिलता है। जाबाल उपनिषद में चारों प्रकार की आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते और सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। बृहदोपनिषद की विशेषता है कि सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।